जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा, किसने स्किनर और टेरेंस बॉल का नाम सुना है? अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो पॉलिटिकल साइंस के तो आपने ये नाम सुना होगा। और अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, जो कि मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ, तो अगर मास्टर्स में अगर आपको कभी भी दिक्कत आई है ना स्किनर की रीडिंग समझने में या टेरेंस बॉल की रीडिंग समझने में, तो आज की वीडियो में ये ऑडियो मैंने कुछ 2-3 साल पहले रिकॉर्ड किया था, जब मैं अपने फ्रेंड्स को समझाती थी कि जब हम मास्टर्स में थे और मेरे फ्रेंड्स को ये रीडिंग समझ नहीं आ रही थी और मेरे को समझ आ चुकी थी, तो मैंने ये ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने फ्रेंड्स को भेजती थी ताकि वो भी समझ पाए और एग्ज़ाम से एक दिन पहले वो सारे सुन के जाते थे। तो वो ऑडियो मुझे मिल गया और स्किनर का ये ऑडियो है, स्किनर की रीडिंग है, हिस्ट्री एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट करके। एंड आपको स्किनर की रीडिंग इस वीडियो के बाद बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम मेरा समझाने का तरीका शायद कुछ अलग होता होगा, ये 4 साल पुरानी बात है, तो आप उससे बियर करना। और मैंने कुछ फ़ोटोज़ अटैच कर दिए हैं स्किनर की रीडिंग। और अच्छा रहेगा कि आप एक बार स्किनर की रीडिंग अपने पास खोल के बैठो ये वीडियो देखने से पहले और मेरा ऑडियो सुनते रहो, तो आपको ये रीडिंग में हेल्प होगी। नेक्स्ट जो मैं लेकर आऊँगी वो टेरेंस बॉल की रीडिंग भी लेकर आऊँगी, क्योंकि ये 2 रीडिंग्स जो ऐसी है जो इंटरप्रिटेशन के लिए, हमारे पीएचडी के लिए या इवन मास्टर्स में भी ये कोर सब्जेक्ट में होता है और वो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम के लिए। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस से, तो ये 2 रीडिंग से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में एंड वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, वो क्वेश्चन पे अच्छा आंसर लिख पाओगे अगर आपने ये रीडिंग को अच्छे से समझा हुआ है, और जो कि मैं कोशिश की है मैंने कि अच्छे से समझा पाऊँ। सो नाउ द नेक्स्ट ऑडियो एंड द वीडियो विल बी अप्रॉक्स 2 to 3 years ago। सो आप ये वीडियो देखो और बताना कि आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स बिगिन। मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़। तो इस आर्टिकल में जो स्किनर है वो मेथडोलॉजीज़ देता है टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। अलग अलग मेथडोलॉजीज़ देता है कि कैसे हम टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो वो 2 चीज़ें पॉइंट आउट करता है अपने पूरे आर्टिकल में। पहला है टेक्सचुअल, दूसरा है कॉन्टेक्चुअल स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रैटेजीज़ के बारे में वो बताता है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, और फिर लास्ट में वो बताता है कि टेक्सचुअल और कॉन्टेक्चुअल दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, किसी एक चीज़ को लेके हम नहीं चल सकते। तो पहले हम समझते हैं टेक्सचुअल में। जो टेक्सचुअल वाले थे, जो टेक्सचुअल आइडियोलॉजी में या टेक्सचुअल मैथडोलॉजी में बिलीव करते थे, उनका मानना था कि टेक्स्ट इज़ इनफ और टेक्स्ट इज़ सेल्फ सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, ठीक है। वो अपने आप में ही पूरा सेल्फ सफिशिएंट है, ऑटोनॉमी है। अगर हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हम टेक्स्ट पढ़ के ही उसका मीनिंग समझ सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी नहीं है, ऐसा टेक्सचुअल वाले बोलते थे। और जो कॉन्टेक्चुअल थे वो बोलते थे कि हम जब किसी भी टेक्स्ट को रीड करते हैं तो हमें उसका रिलीजियस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट जानना ज़रूरी है, तभी हम उसको एज अ होल उस टेक्स्ट को समझ पाएंगे, ठीक है। सिर्फ हम टेक्स्ट पढ़ के उसको नहीं समझ सकते। तो स्किनर जो है दोनों ही टेक्सचुअल और कॉन्टेक्चुअल की कुछ इनएडुकेसीज़ बताता है कि इनमें क्या क्या कमियां हैं, और वो बोलता है कि दोनों ने ही कुछ फ़िलासफ़िकल मिस्टेक्स की हैं, जिसकी वजह से आज तक हिस्टोरिकल वर्क को हम प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो उसमें टेक्सचुअल मेथड एंड इट्स इनएडुकेसीज़ की बात करता है, जिसमें वो बोलता है जो टेक्सचुअल मेथडोलॉजी है वो क्लेम करती है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है एंड वो अपने चीज़ों को अपने टाइम से रिलेट करके देख पाते हैं। वो बोलते हैं कि टेक्सचुअल ऐसा होता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो आप उस टेक्स्ट को यूनिवर्सली अप्लाई कर सको। आप जैसे हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हम उसको रिलेट कर सकें आज के टाइम से, तो ऐसा होना चाहिए टेक्स्ट, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं किसी टेक्स्ट को तो हम उसको रिलेट करना चाहिए, उसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। और तो स्किनर ये बोलता है कि जब भी हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक परसेप्शन, एक प्री कंसेप्शन होता है, मतलब एक प्रीसेट नोशन रहता है हमारे दिमाग में टेक्स्ट पढ़ने से पहले, कि कुछ हमारे टेक्स्ट जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस टेक्स्ट को पढ़ने से पहले ही, कि हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए होते हैं, या हमारा कुछ जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो हम उस चीज़ों को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो जो हमारे परसेप्शंस हैं, हमारे प्री कंसेप्शंस हैं, जो हम ऑलरेडी दिमाग में लेकर चल रहे हैं, वो नहीं, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए हमें टेक्स्ट को, ठीक है। हमें एज अ रॉ पढ़ना चाहिए।
मतलब जैसे हम सोच रहे थे कि अच्छा ये ऑथर ने ये बोला तो इसका कहने का यही मतलब होगा, कि चाहे वो ऑथर किसी और सेंस में बोलना चाहता है, ठीक है, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, इसने ऑथर ने ये लिखा है तो इसका मतलब ये होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक कंसेप्शन बन चुका होता है। तो इसी को वो बोलता है प्रायोरिटी ऑफ पैराडाइम्स, ठीक है, जिसका मतलब है कि जो करंट हिस्टोरिकल स्टडी है एथिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस आइडियाज़ की, जब हम स्टडी करते हैं वो कहीं ना कहीं हम अनकॉन्शियसली उसको अपने प्री कंसेप्शन से, अपने दूसरे पैराडाइम से रिलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मेथड है ना, टेक्सचुअल मेथड, उसमें कुछ डेंजर्स इमर्ज हो जाते हैं, हिस्टोरिकल अब्सर्डिटी हो जाती है, लाइक हिस्टोरिकली ये बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, डिटोरेट हो जाता है। एंड हम फिर अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे, लाइक प्री कंसेप्शन रहेगा हमारी माइंड में, को हमारे माइंड में ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, ठीक है, टेक्स्ट को पढ़ते टाइम, तो हम एक मिथ क्रिएट कर देंगे। इसलिए वो बहुत सारी जो पढ़ा होगा जैसे माइथोलॉजी ऑफ डॉक्ट्रिन्स, ये सब, तो वो उसकी कॉन्टेक्स्ट में देता है कि जब हम प्री कंसेप्शन और एक्सेप्टेशंस को लेकर चलते हैं तो वी एंड अप क्रिएटिंग अ माइथोलॉजीज़ इंस्टेड ऑफ हिस्ट्रीज़। तो हम हिस्ट्रीज़ नहीं पढ़ रहे, उस टाइम में हम मिथ क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। तो वो माइथोलॉजीज़ को वो इनएडुकेसीज बताता है, अलग अलग वो माइथोलॉजीज़ बताता है, जिसमें सबसे पहले वो माइथोलॉजी ऑफ डॉक्ट्रिन बताता है। तो बोलता है कि माइथोलॉजी ऑफ डॉक्ट्रिन्स कब आती है, जब हिस्टोरियंस जो हैं वो ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि जो हर क्लासिकल राइटर है, जितने भी क्लासिकल राइटर हैं, उनकी जो डॉक्ट्रिन्स होती हैं, मतलब कि जो इस आइडियोलॉजी के ऊपर वो लिखते हैं, जिस सब्जेक्ट के ऊपर लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं। लाइक अगर कोई पॉलिटिकल फिलोसोफर है तो वो अगर हम उसका पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो हम उसमें सिर्फ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हिस्टोरियंस को कि ऑलरेडी उनके दिमाग में एक्सपेक्टेशंस होता है कि ये क्लासिकल राइटर है और वो इस पॉलिटिकल सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, या फिलोसफी से बिलोंग करता है, या साइकोलॉजी से बिलोंग करता है, तो उसने वही एस्पेक्ट हाईलाइट किया होगा। तो इसको मिथोलॉजी ऑफ डॉक्ट्रिन कहते हैं, मतलब मिथ है कि ये मिथ्या है, ठीक है। और इसमें वो कुछ डेंजर्स बताता है अलग अलग, कि क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं अगर हम इस मिथ को लेके चलें। पहला डेंजर वो बताता है कि मतलब जैसे जो क्लासिकल थ्योरिस्ट है ना, वो अपने हम क्या करते हैं, जो पहला डेंजर है, जो क्लासिकल थ्योरिस्ट है उन्होंने कोई मान लो ऐसी स्कैटर्ड सा रिमार्क्स दे दिया, ठीक है, उनकी हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उसका कोई एक रिमार्क पढ़ लिया हमने, रिमार्क पता ही होगा कि मतलब ऐसे ही उसने चलते फिरते कुछ भी लिख दिया अपने बातों बातों में, एक स्कैटर्ड सा रिमार्क्स, या कोई इंसिडेंट वो एक्सप्लेन कर रहा है वो राइटर या फिलोसोफर, और उसने कुछ लिखा हुआ है उस इंसिडेंट के बारे में, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसके उस एक रिमार्क को देख के उसको कन्वर्ट कर लेते हैं उसकी डॉक्ट्रीन में। फॉर एग्जांपल से अच्छा समझ आएगा, फॉर एग्जांपल जैसे जॉन लॉक था, उसका कोई एक स्टेटमेंट था, और वो पॉलिटिकल ट्रस्ट के ऊपर कोई उसने स्टेटमेंट दिया था। तो लोगों ने क्या किया, जो हिस्टोरियंस थे जो उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर रहे थे, उसने बोल दिया कि जो पॉलिटिकल ट्रस्ट का जो डॉक्ट्रीन है वो जॉन लॉक ने दिया है, सिर्फ एक स्कैटर्ड रिमार्क्स के बेसिस पे। या जैसे एक और कोई राजा था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, एक मतलब एग्जांपल समझ लो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, उसने सेपरेशन ऑफ पावर का एक आइडिया दिया था अपने कोई बुक में, ठीक है, और जिसमें वो एक लाइन ये लिख देता है कि जो एग्जीक्यूटिव का रोल है वो लेजिस्लेटिव के रोल से अलग होता है, ठीक है। तो सिर्फ उसने एक ये लाइन लिखी थी और हमने ये सोच लिया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है वो उस ऑथर ने दिया है, बल्कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है वो 17th सेंचुरी में आया था। तो उसका वो मकसद नहीं था कि वो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देना चाहता है, पर उसने एक ऐसी लाइन लिख दी थी कि एग्जीक्यूटिव रोल लेजिस्लेटिव रोल से अलग होता है। तो इसलिए बोलते हैं कि पहला डेंजर है कि हम किसी भी जो हिस्टोरियंस होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी स्कैटर्ड रिमार्क्स को डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो डेंजर मैंने बताया इसके 2 पॉइंट्स हैं, इसके 2 सब पॉइंट्स हैं। पहला कि ये जो डेंजर है हमें कहाँ का देखने को मिलता है। पहला, ये ऐसा चीज़ हो सकता है जब इंटेलेक्चुअल बायोग्राफीज़ पढ़ रहे हैं हम, किसी इंडिविजुअल थिंकर की अगर हम इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी पढ़ रहे हैं तब हम ऐसा कर सकते हैं, या हम इन द सेंस हिस्टोरियंस जो इंटरप्रेट करते हैं। या दूसरा इसका सब पॉइंट होगा इन एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, ठीक है। या तो हम हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ में जब हम बहुत सारे थिंकर्स की आइडियोलॉजीज़ को पढ़ रहे हैं तो वो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ का पार्ट होगा। ये दूसरा डेंजर इसी के सब पॉइंट में। तो पहला अगर हम देखें इंटेलेक्चुअल बायोग्राफीज़ का एक्सप्लेन करती हूँ मैं, तो इंटेलेक्चुअल बायोग्राफीज़ जो है उसमें डेंजर ही होता है शेयर एनक्रॉनिज़म का। शेयर एनक्रॉनिज़म का मतलब है, तो एनाक्रॉनिज़म का मतलब है मतलब क्रोनोलॉजिकल मिस्टेक, या आपने किसी वो जो आइडिया था वो किसी और टाइम पीरियड पे आया था, लेकिन क्योंकि उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी सेम थी,
ठीक है। तो आपने उसको इससे कंबाइन कर लिया। जैसे मैंने एग्जांपल बताया सेपरेशन ऑफ पावर का, तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आया था 17वीं सेंचुरी में, लेकिन उससे पहले किसी और ने इसी से रिलेटेड कुछ बात कही थी, तो हमने ये समझ लिया कि नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट 15th सेंचुरी में आया था। बल्कि 15th सेंचुरी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, बस उससे एक रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट था। ठीक है। तो ये शेयर एनक्रॉनिज्म का मीनिंग समझ आ गया होगा कि क्रोनोलॉजी में हम मिस्टेक कर देते हैं कि क्योंकि हमें कभी कभी जो टर्मिनोलॉजी होती है, कोई स्टेटमेंट होती है, वो सिमिलर लगती है एक किसी टर्मिनोलॉजी से। टर्मिनोलॉजी इन द सेंस कि कोई भी एक कॉन्सेप्ट, चाहे वो मतलब उस चीज़ को वो डिपिक्ट करना चाहता है कि नहीं, क्या पता वो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं बताना चाहता हो, लेकिन उसने एग्जीक्यूटिव रोल को सिर्फ इतना लिखा कि वो लेजिस्लेटिव रोल से अलग होता है, तो हमने समझ लिया कि हाँ भाई ये बंदा सेपरेशन ऑफ पावर बता रहा होगा, पर उसका वो इंटेंशन ही नहीं था, तो हम उसको मिस प्रेडिक्ट कर लेते हैं कभी कभी। तो इसका मतलब वही कि इसका कोई इंटेंशन नहीं होता, पर हम वो समझ लें कि वो उसका इंटेंशन ये होगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसमें जॉन लॉक वाले एग्जांपल्स ले सकते हैं, और एक सेपरेशन ऑफ पावर का कुछ कि किसी ऑथर ने ऐसा लिखा था, और शायद पर्डुआ PADUA करके कोई था और उसने दिया था ये। फिर जो मैंने दूसरा सब पॉइंट लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर नोट किया होगा तो, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़। पहले हमने क्या पढ़ा, इंटेलेक्चुअल बायोग्राफीज़, उसमें ये दोनों एग्जाम्पल आ जाएंगे, और समझ आ गया होगा कि हम इंटेंशंस पे फोकस नहीं करते, इंटेंशन उसका और कुछ होता है, पर हम सिमिलैरिटी डाल देते हैं। ये एनाक्रोनिज्म होता है, मतलब कि क्रोनोलॉजी में हमारी मिस्टेक हो जाती है, हम ये नहीं सोचते कि उसने किस टाइम पीरियड में लिखा होगा। और हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ में जो अगर हम समझें, सो हेयर वी फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ थ्रू स्टेजेस। मतलब इसमें जो हिस्टोरियंस की एक टेंडेंसी होती है कि वो जितने भी आइडियल टाइप्स ऑफ डॉक्ट्रिन होते हैं, ठीक है, उसको वो एम्बॉडी करते हैं, मतलब उसमें उसको एज अ होल अपने आइडियोलॉजी में इंक्लूड कर लेते हैं। एंड ये जो टेंडेंसीज़ होती हैं, इससे एक नॉन हिस्ट्री डॉक्ट्रिन क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे जो हिस्ट्री है इज़ दैट ऑफ राइटर्स एंटिसिपेटिंग लेटर राइटर्स। मतलब कि जो हिस्ट्री हम मतलब एक, जब हम ऐसा हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ लेके चलते हैं ना, तो हम एक ऐसी नॉन हिस्टोरिकल डॉक्ट्रिन क्रिएट कर लेते हैं जो कभी हिस्ट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, बट क्योंकि हमने सोच लिया कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, तो हम उसको आने वाले जो दूसरे राइटर्स होते हैं, लेटर राइटर्स, उनके साथ एंटिसिपेट कर लेते हैं। एंड हम सोचते हैं कि ये जो राइटर्स हैं, ये इन्होंने कुछ फ्यूचर प्रिडिक्शन किया होगा। ठीक है। जो एक वर्ड लिखा हुआ है इसी में रीडिंग में, क्लैरिवोएंस। क्लैरिवोएंस का मतलब होता है फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो हम बेसिकली इतना समझते हैं इसमें, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ में अगर ओवरऑल देखें, तो हम जो कभी कभी जब हम आइडियाज़ को डेवलप जब हम आइडियाज़ पढ़ रहे होते हैं किसी भी टेक्स्ट के, तो हम अलग अलग स्टेज में पढ़ते हैं, और अगर हमें कोई एक ऐसा आइडिया मिल जाए, ठीक है, जो उस टाइम पे नहीं आया होगा, लेकिन हम सोच लेते हैं क्या पता उस ऑथर ने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया होगा और उसने उस सेंस में लिखा होगा कि आने वाले टाइम में ये आइडिया आने वाला है, बल्कि उसका वो कुछ मतलब भी नहीं था ना, उसका वो इंटेंशन था वो चीज़ बताने का। तो कभी कभी ये भी एक दूसरा डेंजर है इसमें। और फिर लास्ट में मिथोलॉजी ऑफ डॉक्ट्रिन में जो तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इसके अलावा एक तो हमने वो बता दिया जो स्कैटर्ड रिमार्क्स वाला। स्कैटर्ड रिमार्क्स का डेंजर होता है कि स्कैटर्ड रिमार्क्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी में दो सब पॉइंट्स बता दिए, इंटेलेक्चुअल बायोग्राफीज़ एंड ये वाला इन एक्चुअल हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़। जो फिर इसके अलावा जो तीसरा या सेकंड पॉइंट आएगा, वो होगा, ये अलग से हेडिंग होगी, इसमें होगा कि जो हिस्टोरियंस है ना, वो कभी कभी जो ऑथर्स होते हैं, मतलब जो फ़िलासफ़र या क्लासिकल थ्योरिस्ट होते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये बोल के कि तुमने ये चीज़ इंक्लूड नहीं की, यू आर फेल टू डू सो। लाइक जैसे हम कितने भी प्लेटो का, मैकियावेली का, या किसी का भी हम क्रिटिसिज्म अगर पढ़ते हैं, लास्ट में कोई भी फ़िलासफ़र लिखते हैं, उसको लास्ट में क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं ना, तो क्या लिखा होता है ज़्यादातर कि ही इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, ही इग्नोर्स द फिलोसफिकल डायमेंशन, ही इग्नोर्स द इकोनॉमिक डायमेंशन। तो हिस्टोरियंस की यही गलत बात है, ऐसा स्किनर बोलता है, कि हम उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि उसने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया। क्या पता वो उस चीज़ पे फोकस ही ना करना चाहता हो, क्या पता उसका जो कॉन्टेक्स्ट है लिखने का और उस टाइम पे जो जिस मकसद के लिए लिख रहा है वो इस चीज़ पे हो ही ना, तो हम उसको क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उसने ये चीज़ इग्नोर की या ये डायमेंशन इग्नोर किया। जैसे प्लेटो का जो रिपब्लिक है, उसमें उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उसने पब्लिक ओपिनियन को ओमिट किया है। ठीक है, ओमिट इन द सेंस उसने उसको इग्नोर किया अपने रिपब्लिक में, अपनी बुक लिखते टाइम। तो वो बोलता है स्किनर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इसको हिस्टोरियंस को बोलता है कि इस चीज़ के बेसिस पे हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए,
क्योंकि हर कोई भी हिस्टोरियन पूरी तरीके से किसी भी डॉक्ट्रिन को सिस्टमैटिकली या कम्प्रिहेंसिव वे में नहीं लिख सकता। वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग और अपने मूड के अकॉर्डिंग लिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मिथोलॉजी। नॉट मेथडोलॉजी नहीं है, ये मिथोलॉजी है। मिथोलॉजी इज द मिथ्या, मिथ। सेकेंड माइथोलॉजी ऑफ कोहेरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, माइथोलॉजी ऑफ कोहेरेंस में हमें पढ़ना है कि जो हिस्टोरियंस हैं उन, मतलब जो हिस्टोरियंस का परसेप्शन में प्री कंसेप्शन और एक्सपेक्टेशंस है, उसकी वजह से मिथोलॉजी ऑफ कोहेरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो हर मतलब एक जो कॉमन है ना मिथोलॉजी, जितनी भी मिथोलॉजी हैं ये 4-5, इनके ऊपर सब में एक कॉमन पॉइंट ये है कि ये प्री कॉन्सेप्शन और एक्सपेक्टेशन से क्रिएट हुई हैं ये मिथ, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था। तो अब मिथोलॉजी ऑफ कोहेरेंस क्या होता है? पहला, डेंजर। ये जो स्किनर है वो ये बताता है कि जो हिस्टोरियंस है ना, जो इन टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं, उनमें एक टेंडेंसी होती है कि वो कोई भी क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, वो उसमें कोहेरेंट सिस्टम ढूंढेंगे, कोहेरेंट थॉट्स को ढूंढेंगे, ठीक है, जो एक्चुअली उस टेक्स्ट में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फिर भी वो कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ करके उसमें कोहेरेंसी ढूंढे। कोहेरेंट का मतलब हम पहले समझ लेते हैं कि मतलब इसका होता है कि एक सेम टेक्स्ट में डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग मीनिंग होना, यानी कि सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट। अभी आंसर में नहीं लिखना है, ये मैंने इससे डिक्शनरी से मीनिंग सर्च किया है कोहेरेंस का, कि सिमेंटिक मतलब होता है मीनिंग ऑफ वर्ड्स, और रिलेशनशिप पता लगाना सेम टेक्स्ट में ही, उसके मतलब एक ही टेक्स्ट है, उसके अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होगा, राइट। तो वो सोचते हैं कि अगर उसने एक टर्म कोई, जैसे मैकेबले ने वर्च्यू फर्स्ट चैप्टर में यूज़ किया है एंड वर्च्यू उसने जो सेकंड चैप्टर में यूज़ किया है या आगे वाले जितने चैप्टर में यूज़ किया है, तो वो वहाँ पे जो हिस्टोरियंस है वो ये देखेंगे कोहेरेंस कितना है, कि एक ही टेक्स्ट में कितनी बार अलग अलग तरीके से उस चीज़ को उसने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। मेन थिंग ये है। तो इसका एग्जांपल जो हम देख सकते हैं, जैसे रिचार्ड हुकर्स का लॉज थे, रिचार्ड हुकर के ना कुछ लॉज थे, ठीक है, उसमें कोई कोहेरेंस था ही नहीं, लेकिन जो फिर भी जो हिस्टोरियंस थे ना, उन्होंने ये मेक श्योर किया कि कहीं ना कहीं उसमें इन लॉज में कोहेरेंस प्रेजेंट होगा। तो जो कि स्किनर के अकॉर्डिंग एक डेंजर है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इन द सेंस हिस्टोरियंस को ऐसा नहीं करना चाहिए, एंड हमें भी नहीं करना चाहिए जब हम इन टेक्स्ट को इंटरप्रेट करें। क्योंकि एक क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं ना, तो जो राइटर है, ठीक है, एक वो इल्यूजन क्रिएट करता है कंप्लीटनेस का, ठीक है, तो वो इल्यूजन है जिसकी वजह से हम सोचते हैं यार कि इसने ये बताया होगा, ठीक है, जो उसका इंटेंशन नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि उसका वही इंटेंशन रहा हो, बट कभी कभी जो ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, जो फिलोसफर्स ये सब अपने बुक्स लिखते हैं, तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं हमारे माइंड में, चाहे उनका इंटेंशन वो ना रहा हो, ठीक है। तो वो और जो ये हिस्टोरियंस है वो लैक ऑफ कोहेरेंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि जिस टेक्स्ट में कोहेरेंस नहीं होगा ना, वो टेक्स्ट इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। तो जो हिस्ट्री लिखी गई है, हिस्ट्री इन द सेंस जो उनके टेक्स्ट लिखे गए हैं, वो आइडियाज़ नहीं होंगे, वो सिर्फ एक क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्शन। तो हिस्ट्री रिटन बिकम्स हिस्ट्री नॉट ऑफ आइडियाज़ बट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ थॉट है, मतलब उसको कोई कभी भी सक्सेसफुली नहीं सोच सकता उसके बारे में, उसको कभी भी पूरी तरीके से अटेन नहीं कर सकता, इसलिए वो उसको बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन भी ऐसा होता है ना कि हम कभी भी जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उसको हम पूरी तरीके से सोच नहीं सकते उसके बारे में, ठीक है, पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो सकते उस एब्स्ट्रैक्ट को चीज़ को गेन करने के लिए या अटेन करने के लिए, क्योंकि वो तो एब्स्ट्रैक्ट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ऐसा वो बोलते हैं ये वाले कोहेरेंट्स, जो हिस्टोरियंस कोहेरेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब इसी माइथोलॉजी में जो ये है स्किनर, ये 2 मेटाफिज़िकल ऑब्जर्वेशंस देता है। पहला कि वो बोलता है कि जो एक हायर कोहेरेंस की बात करता है और एक इनर कोहेरेंस की बात करता है। तो वो बोलता है ऐसी स्टेटमेंट, ऐसे मैसेजेस जिसमें हायर कोहेरेंस इन्वॉल्व होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे मैसेजेस को हम ना अपने अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं, और जो मेन इंटेंशन रही थी उस ऑथर की उस टाइम पे, उसको हम साइड लाइन कर देते हैं। और जो लॉक है, जॉन लॉक का जैसे एग्जांपल लें, तो जैसे जॉन लॉक को जो हम पढ़ेंगे ना, जॉन लॉक कि अगर जॉन लॉक को अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो अगर जब उसका टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, तो हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि वो अथॉरिटेरियन पोजीशन को डिफेंड कर रहा है, कि वो बोल रहा है कि हाँ अथॉरिटेटिव रूल अच्छा होता है ये वो। पर जब हम उसके आगे वर्क को और पढ़ेंगे, उसको और अच्छे से समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो जॉन लॉक था वो लिबरल था,
ठीक है। उसके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे वो लिबरल थे, वो अथॉरिटेरियन पोजीशन को डिफेंड नहीं कर रहा था, वो आयरॉनिक वे में बोल रहा था, ठीक है। तो यही दिक्कत आती है जब हम एक मैसेज जो होता है वो हायर कोहेरेंस उसमें अगर इन्वॉल्व होता है। हायर कोहेरेंस मतलब कि बहुत डीप में उसका मीनिंग समझना पड़ता है कि वो बोल कुछ रहा है और उसका इंटेंशन कुछ और है, वैसा वाला। क्योंकि उस टाइम पे फियर ऑफ परसिक्यूशन होता था, जो हमने स्ट्रॉशियन इंटरप्रिटेशन में अगर टेरेंस बॉल्क में पढ़ा था, तो उसमें फियर ऑफ परसिक्यूशन होता था, उनको डर था कि हमको मार दिया जाएगा, तो वैसे दिखाते थे, लेकिन पर होता तो वो नहीं था ना, इंटेंशन उनका वो नहीं होता था। और जिसमें दूसरा पॉइंट है इनर कोहेरेंस का, कि वो बोलते हैं कि कुछ जो राइटर्स होते हैं ना, वो तो हमें कुछ जो मैसेजेस है उसमें इनर कोहेरेंस को समझना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कुछ जो राइटर है, जो वो टेक्स्ट लिख रहा है, वो अगर जो भी इंटरप्रेट करेगा उस टेक्स्ट को, इंटरप्रेटर जो होगा, तो जो राइटर का लिखने का मकसद होगा ना, वो ये सोचेगा लिखते टाइम कि काश कोई ऐसा इंटरप्रेटर हो जो मेरे इस आइडियाज़ को इस तरीके से इंटरप्रेट करे कि इवन जो मेरी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स, क्योंकि हमने मैकियावेली में भी पढ़ा है कि कितनी सारी स्टेटमेंट उसने कॉन्ट्राडिक्ट की है, अपने आप को ही वो कॉन्ट्राडिक्ट करे जा रहा था बार बार। तो वो बोलता है कि इवन जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती, उसमें एक हिडन मीनिंग होता है। वही स्ट्रॉशियन इंटरप्रिटेशन से हम इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो एक तरीके से जो इनर कोहेरेंस है उसको समझना ज़रूरी है, ना कि हायर कोहेरेंस को, ठीक है। अब मतलब आउटर कोहेरेंस को इतना समझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमें दिख रहा है वो हिस्टोरियंस इंटरप्रेट कर लेंगे, लेकिन हमें हिडन मीनिंग को समझना है कि वो एक्चुअल में राइटर क्या बोलना चाहता है, ठीक है। उसकी जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है भी कि नहीं। मैथोलॉजी ऑफ प्रोलेप्सिस, ठीक है, मैथोलॉजी ऑफ प्रोलेप्सिस, उसमें क्या है। सो बेसिकली जो प्रोलेप्सिस है उसका मतलब प्री कंसेप्शन ही होता है। एंड इसमें ये बताया गया है कि बहुत बारी क्या होता है, जो हिस्टोरियंस है ना, वो फोकस करते हैं ऑन द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द राइटर एंड हिज वर्क, कि जो राइटर है या उसका जो काम है उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पे वो फोकस करते हैं। कौन? हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस यहाँ पे किसको बोला गया? इंटरप्रेटर्स को, ठीक है। और बल्कि उनको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पे फोकस ना करके किस पे फोकस करना चाहिए था, कि राइटर एक्चुअली में क्या बोलना चाहता है, राइटर एक्चुअली मेंट टू से, ठीक है, और कि एक्चुअली में वो क्या बोलना चाहता था उस पर फोकस करना चाहिए था, ना कि उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पे। तो ये भी एक स्किनर ने इसको थोड़े एक तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है। और इसकी वजह से क्या होता है ना, कि जब हिस्टोरियन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पे फोकस करने लग जाते हैं सिर्फ कि क्या हिस्ट्री रही होगी, तो इससे जो एनालिटिकल अप्रोच है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, सिंपल एज दैट। एंड जो ये ऐसा इसलिए क्यों होता है, क्योंकि जो हिस्टोरियंस होते हैं कभी कभार वो इंटरेस्टेड होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव सिग्निफिकेंस में, कि उस रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? पास्ट। तो पास्ट में क्या एक्सपीरियंसेस रहे उसको वो जानने में उनको ज़्यादा क्या बोलते हैं, उत्सुकता होती है, एक्साइटमेंट होती है, इन द सेंस उत्सुकता कह रही हूँ। तो ही इज़ एनालाइजिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें वो जो एनालाइज करते टाइम वो सिर्फ रेट्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, एंड वो जो उस टाइम पे क्या चीज़ें हुई, वो क्या एक्चुअली बोलना चाहता था वो नहीं देखते। फॉर एग्जांपल हम इसमें रूसो का एग्जांपल बेस्ट फिट बैठेगा। जैसे जो रूसो है उसने पता होगा कि टोटलिटेरियन स्टेट के बारे में बात की थी, डेमोक्रेटिक नेशनल स्टेट के बारे में बात की थी अपने वर्क में। तो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया गया ये बोल के कि इमर्जेंस ऑफ टोटलिटेरियनिज्म के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, कि टोटलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज हुआ, वो रूसो की वजह से हुआ। बल्कि वो तो उसका कॉन्सेप्ट दे रहा था, उसको जस्टिफाई कर रहा था, तो उसी को रिस्पॉन्सिबल हेल्ड कर दिया गया, कि रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया गया एक तरीके से, कि इसने टोटलिटेरियन को जस्टिफाई किया है, मतलब इसी ने टोटलिटेरियनिज्म को बढ़ावा दिया है, ठीक है, टोटलिटेरियन स्टेट को बढ़ावा दिया है। बल्कि रूसो का कुछ ऐसा इंटेंशन था ही नहीं। तो मैथोलॉजी ऑफ प्रोलेप्सिज्म मतलब एक प्री कंसेप्शन बिठा लेना, ये भी एक गलत है अकॉर्डिंग टू स्किनर। देन उसके बाद आता है सो इस माइथोलॉजी ऑफ प्रोलेप्सिस का जो सबसे सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि जो माइथोलॉजी है ना, ये क्या करता है, जो सिग्निफिकेंस है और जो मीनिंग है उस जो सिग्निफिकेंस है स्टेटमेंट का, और जो मीनिंग है उस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है, उन दोनों के बीच में एक फ्यूजन क्रिएट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा असिमेट्रिकल होता है। इसको लाइक इस तरीके से समझ सकते हैं कि
कि मतलब एक तरीके से असिमेट्रिकल रिलेशनशिप है। असिमेट्रिकल इन द सेंस उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है। मतलब हम कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस हमने देखा, लेकिन जब हम उस स्टेटमेंट का मीनिंग समझेंगे तो वो एकदम अलग होगा। तो वो सिमेट्रिकल होता है, दोनों में चीज़ में कॉमन तो हो, लेकिन स्टेटमेंट कुछ और कह रही है और उसका मीनिंग कुछ और है। तो एक असिमेट्रिकल रिलेशनशिप है किसके बीच में? स्टेटमेंट और उस स्टेटमेंट के मीनिंग के बीच में, जो कि मेन कैरेक्टरिस्टिक है इस माइथोलॉजी का। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर क्वेश्चन आता है और ये लिखते हो पॉइंट, तो सिग्निफिकेशन ये करेक्टरिस्टिक है। करेक्टरिस्टिक तो वैसे हम पॉजिटिव सेंस में देखते हैं, पर इसको हमें नेगेटिव सेंस में देखना है, क्योंकि ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है ना स्किनर इस मिथ को, कि हम स्टेटमेंट कुछ और देखते हैं और मीनिंग कुछ और होता है और हम समझ कुछ और लेते हैं। ठीक है, तो ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है ये चीज़ें बोल के। देन हमारा है माइथोलॉजी ऑफ पैरोक्लिज्म। ठीक है, सो पैरोकियलिज्म का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे जो व्यूज़ हैं, हमारे जो इंटरेस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेडनेस जब आ जाता है, उसको हम पैरोकियलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी हम मैथोलॉजी का अगर समझना है तो उसका एक बार अगर हम मीनिंग समझ लेंगे तो वो ईजी रहता है, राइट। तो अब इसका मैथोलॉजी में ये क्या है, इसमें है कि जो हिस्टोरियंस हैं वो किसी भी ऑथर के वर्क को वो रॉन्गली डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, वो कभी कभी आपने कोई इंटरप्रिटेशन पढ़ा होगा तो उसमें गलत तरीके से डिस्क्राइब कर रखी हैं चीज़ें। ठीक है, बल्कि वो ऐसा है नहीं, जो अगर हम रियल टेक्स्ट पढ़ें तो हिस्टोरियंस जो होते हैं उनके इंटेंशंस को गलत ले लेते हैं, बहुत नैरो माइंडेड होते हैं हिस्टोरियंस। कुछ ऑर्थोडॉक्स होते हैं, तो वो जो वही चीज़ें लिखेंगे जो उनको समझ आएगी और जो उनके दिमाग के अकॉर्डिंग होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो इंटेंशंस को गलत ले लेते हैं, उस टेक्स्ट की इंटेंशंस, जो उस ऑथर की इंटेंशन है वो गलत ले लेते हैं, इन चीज़ों को रॉन्गली डिस्क्राइब करते हैं। तो हिस्टोरियंस जो है वो अपने खुद का जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का और डिस्क्रिमिनेशन का, उसको अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट। तो जब भी वो कोई टेक्स्ट समझ रहे होते हैं तो अपना खुद का क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, खुद की थिंकिंग अप्लाई करते हैं और एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी रहते हैं टुवर्ड्स द टेक्स्ट। ठीक है, तभी तो फिर एक जो लाइक रागी सर हैं वो भी यही बोलते हैं कि हमें हमेशा ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, हमें दूसरों की इंटरप्रिटेशन नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो इंटरप्रिटेशन जो है वो उनके दिमाग के अकॉर्डिंग है। ठीक है, वो अपने उसमें अपनी फ़िलॉसफी झाड़ेंगे, अपना जो थिंकिंग है वो डालने की कोशिश करेंगे और वो सिर्फ वन साइड ऑफ कॉइन दिखाएंगे, दूसरी साइड नहीं दिखाएंगे। तो उसी को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं मिथोलॉजी ऑफ पैरोकियलिज्म से, कि थोड़ा नैरो माइंडेडनेस होता है। और ये बोलता है कि ये जो डेंजर है इस माइथोलॉजी का जो ये डेंजर है वो इंक्रीज़ तो तब हो जाता है जब कोई ऐसा वर्क हमने पढ़ा जो एकदम एलियन कल्चर है। मतलब एलियन कल्चर इन द सेंस, इस कल्चर के बारे में उस ऑथर को पता ही नहीं है, वो जो हिस्टोरियन है या जो इंटरप्रेटर है वो कोई ऐसा टेक्स्ट पढ़ रहा है जिसमें जो उस टेक्स्ट का जो कल्चर है या फिर जो उस ऑथर का जो कल्चर था वो एकदम अलग था। ठीक है, वो किसी एलियन कल्चर के टेक्स्ट को पढ़ रहा है और उसको हमारे कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं हूँ तो मैं कोई टेक्स्ट पढ़ रही हूँ, तो लेकिन वो मेरे को अब हिंदू और सिख और मुस्लिम वाला ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, लेकिन अगर हम कोई इजिप्शियन कल्चर पढ़ूंगी तो मेरे को इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। फिर मैं क्या करूँगी, उस चीज़ के साथ हिंदुज़म की आइडियोलॉजी को रिलेट करके देखूँगी। अच्छा, इजिप्शियन कल्चर में ऐसा होता है, अच्छा हाँ हिंदू में भी कहीं ऐसा होता है। ठीक है, तो ये एक हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किनर, कि वो बोलते हैं कि जब हिस्टोरियंस कोई टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, स्पेशली जब एलियन कल्चर का टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं, तो वो मिसलीडिंग हो जाता है। ठीक है, वो कोई अपना फैमिलियर चीज़ के साथ उसको कनेक्ट करने लग जाते हैं। जैसे उसने कोई लाइन पढ़ी टेक्स्ट में, तो वो उस लाइन को अपने किसी फैमिलियर चीज़ के साथ कनेक्ट करेंगे कि अच्छा हमने ये चीज़ यहाँ पे देखी थी, या ये स्टेटमेंट हमने किसी और टेक्स्ट में भी पढ़ा था, तो जो उस टेक्स्ट में स्टेटमेंट का मतलब था वो वही स्टेटमेंट इसमें भी होगा, मतलब सेम मतलब होगा, ऐसे एक तरीके से। या इसको थोड़ा सा, जैसे हमने कोई बाइबल ली, बाइबल में कोई स्टेटमेंट पढ़ी, ठीक है, उसमें हमने उसका मीनिंग समझ लिया, लेकिन वही स्टेटमेंट सिमिलर जैसी स्टेटमेंट अगर हम दूसरे टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं किसी दूसरे कल्चर में, तो उसका भी मीनिंग हम फिर वही लेने लग जाते हैं कि अच्छा उसमें ये वाला मीनिंग रहा होगा तो यहाँ पे भी यही मीनिंग होगा इस स्टेटमेंट का। तो वो बहुत बड़ी गलत चीज़ करते हैं, हम मिस इंटरप्रेट कर देते हैं इसकी वजह से। जैसे बहुत बारी जैसे लॉक को बोला जाता है कि जो जॉन लॉक था वो हॉब्स से इन्फ्लुएंस था, बल्कि जॉन लॉक ने कहीं पे भी अपनी बुक में कहीं पे भी हॉब्स का जिक्र नहीं किया है। तो वो ये चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो बेसिकली ये लास्ट वाले में बस इतना ही था।
तो वो जो टेक्सचुअलिस्ट होते हैं लास्ट में ये तीनों चारों लिखने के बाद एक कंक्लूजन जो आएगा इस टेक्सचुअल इनएडुकेसीज का, उसमें जो स्किनर है वो बोलता है कि जो टेक्सचुअलिस्ट है, मतलब जो टेक्सचुअल अप्रोच से बिलोंग करते हैं, उनको दो चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए। पहली चीज़ कि उस ऑथर ने किस मूड में, उसके क्या आइडियाज़ थे, उसके क्या बिलीव्स थे और उसका क्या टाइम पीरियड था, ठीक है, और उसने वो जो टेक्स्ट है वो किस मूड में लिखा था, वो उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कि थिंकिंग जो है एक एफर्टलेस एक्टिविटी है, ठीक है, वो हम कोई कुछ सोच रहे हैं और उस पर हमने कोई चीज़, हमने पूरी बुक लिख डाली अपनी थिंकिंग के बेसिस पे, तो एफर्टलेसली हमने लिख दिया। अब हम उसको बहुत डेप्थ में समझ रहे हैं और बहुत उल्टी सीधी तरीके से देख रहे हैं, तो वो गलत है, ठीक है। तो वो बोलता है थिंकिंग इज़ एन एफर्टलेस एक्टिविटी एंड नॉट अ पर्पसिव एक्टिविटी। तो बस वो लास्ट में यही कंक्लूड करता है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि राइटर ने क्या बोला है और वो क्या कहना चाहता था, ठीक है, उसने क्या बोला और वो क्या कहना चाहता था, उसमें एक डिफरेंस होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो वो बोल रहा है वो हमेशा वही उसका इंटेंशन भी वो हो, ठीक है। तो ये इसके सारे मिथ्स थे जो उसने उसको क्रिटिसाइज़ किया कि हमारे दिमाग में, हिस्टोरियंस के दिमाग में मिथ होते हैं, इनको हमें ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद कॉन्टेक्चुअल मेथड है जो कि काफ़ी ईजी है, कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे है, जो स्टार्टिंग में बता दिया था।